आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया अर्थात भारत में राष्ट्रवाद की। पर क्लास को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ताकि इस क्लास को समझने में आपको आसानी हो। यदि हम अपने पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास की जो शुरुआत थी वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अर्थात संविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमने बात किया था, जहां हमने ये समझा कि इस आंदोलन का मेन मोटो क्या था स्टार्ट करने का। आखिर ये आंदोलन कैसे क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इसके बारे में हमने जाना। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था और वो सोच भी रहे थे कि ऐसा कोई मुद्दा एक मिल जाए जिससे सभी लोगों को एक साथ किया जा सके। और इसका इंतजार उन्हें ज्यादा नहीं करना पड़ा। कुछ समय के बाद उनके सामने ही एक तरह से नेचुरल वे में, प्राकृतिक तौर पर एक आंदोलन क्रिएट करने का मौका उन्हें मिला। अब सवाल ये था कि ये आंदोलन क्रिएट कैसे हुआ था, तो अच्छी तरह आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि इस आंदोलन के क्रिएशन का अगर एक बड़ा पार्ट कहा जाए, इस स्टोरी की स्टार्टिंग की पॉइंट कही जाए, तो गांधी एक फॉलोअर के घर पे जाते हैं जहां पर ये देखते हैं कि नमक खत्म हो रहा होता है और नमक लाने में उस व्यक्ति को असमर्थता महसूस हो रही थी। मतलब कह सकते हो कि वो इतना इनकैपेबल नहीं था कि वो एक मार्केट से नमक सॉल्ट खरीद के लेकर आ सके। सवाल ये था कि आखिर क्यों वो नमक, एक बड़ी चीज जैसे आज के टाइम पर आपको तो एक नमक छोटी चीज लगती होगी, आपके सभी घरों में नॉर्मली तरीके से मिल जाती है, अगर खत्म भी होता है तो आप मार्केट चले जाते हो और एक पैकेट उठाकर लेकर आ जाते हो। लेकिन उस टाइम पर सवाल ये था कि नमक एक बड़ा मुद्दा कैसे बन सकता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नमक है, बेसिकली ध्यान रखिएगा, वो एक नेचुरल चीज थी जिसके कॉलोनिज्म के टाइम पर यानी अंग्रेजों के टाइम पर उन्होंने एक कानून बना रखा था कि नमक जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाएगा और उसकी पैकिंग करके बेचा जाएगा और उसे सभी लोगों को खरीदना पड़ेगा। खुद वो कह सकते हो कि नमक नहीं बना सकते। इस वजह से बहुत सारे जो मिडिल क्लास और गरीब घराने से बिलोंग करते थे, पुअर फैमिली जिनकी थी, वो कह सकते हो कि असमर्थ थे ये खरीदने को लेकर, नमक को लेकर, कि नमक क्या वाकई में जो है, तो नमक क्या उन्हें मिल सकता था। अब सवाल उठता है आखिर क्यों नमक एक बड़ा मुद्दा बना। तो इस चीज का उन्होंने नोटिस किया और गांधी ने क्या करा कि नमक को अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। उन्होंने एक अल्टीमेटम, उस टाइम के जो वाइस राय, मतलब भारत के उस टाइम के मालिक थे, उनको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगे रखी। उन 11 मांगों का अल्टीमेटम जो था वो पूरा हो चुका था, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई थी, ना ही कोई एक्शन लिया गया था। इस वजह से होता क्या है कि गांधी ने एक नया मूवमेंट चलाया। वो अपने साबरमती आश्रम से निकले 78 फॉलोअर के साथ, 78 उनके अनुयायी थे, और वो कहाँ पहुंचे, दांडी पहुंचे। दांडी एक जगह का नाम है, बेसिकली एक समुद्री तटीय इलाका है, एक सी एरिया है, जहां पर जाकर गांधी ने क्या करा था, नमक बनाया था और यहीं से एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसे हमने क्या कहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी संविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया था। अब आपको अच्छी तरह तो समझ में आ गया होगा संविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम इसे शॉर्टकट में क्या कहेंगे, सीडीएम। ठीक है, जो सीडीएम आपका था, उसके अनसक्सेसफुल होने के यानी असफल होने के क्या कारण रहे थे। आपको अच्छी तरह बताया गया था कि अनसक्सेसफुल होने के बहुत सारे कारण रहे थे। इसमें मेजर अगर पार्ट देखा जाए, ध्यान रखिएगा, जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट पहले थी वो इन्वॉल्वमेंट अब नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए लाइफ को सरवाइव करना एक इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि एक मूवमेंट। उन्हें चेंज तो चाहिए, लेकिन ऐसा चेंज चाहिए ताकि उनकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन ये जो मूवमेंट था ये एक लंबे समय तक चलने वाला मूवमेंट था। स्टार्टिंग में ऐसा लग तो रहा था कि इस मूवमेंट की वजह से काफी कुछ बदलने वाला है और लग भी रहा था कि भारत जल्द ही आजाद हो जाएगा, लेकिन इस तरह की धीरे धीरे जो मूवमेंट था वो स्लो होने लगा। और उसमें जो सबसे बड़ा हाथ था कि जो
माइंड सेट था, ये मेंटलिटी थी नेताओं की, लीडरशिप जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें एक तरह का कह सकते हो अड़चन देखने को मिला, रुकावट देखने को मिला। ये रुकावट क्या था? रुकावट ये था कि जैसे ही इसे दांडी मार्च हम कह रहे हैं, ध्यान रखिए, नमक यात्रा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दांडी मार्च। ओके, हम इसे नमक यात्रा भी कह रहे हैं। ओके, सॉल्ट मार्च, मार्च महीने वाला नहीं, यात्रा, घूमना। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ये मूवमेंट जो था स्लो होने का मेन पर्पस क्या था, यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई देती है। जैसा कि गांधी ने क्या करा था कि जो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग थे, नीचे तबके के लोग थे, जिन्हें आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? दमित कहते हैं। दमित का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यही आगे जाकर, ठीक है, मिस कम्युनिकेशन होगा। मिस कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? जनरली तौर पे हम ये देखते हैं कि जो चीज हम पढ़ते हैं या कोई उसे पढ़ा रहा होता है, तो वो अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको जस्टिफाई करने की, क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश करता है। अब देखा यह गया कि आगे दमित को, ध्यान रखिए, क्या बना दिया गया? दलित बना दिया गया। दलित तो क्या है? एक जाति है। लेकिन दमित क्या है? एक प्रक्रिया है। दमित का मतलब क्या होता है? दबाना, सप्रेस्ड करना। क्या करना? सप्रेस्ड करना। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भैया यहाँ पर इस चीज की आप बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि याद रखिएगा, सीडीएम के अनसक्सेसफुल होने में सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो इस कंसेप्ट का रहा है। ये कंसेप्ट आखिर आया क्यों? आपको मालूम है कि दमित वर्ग के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया था, किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? अंबेडकर। अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव अंबेडकर। ओके, तो इनके द्वारा एक एसोसिएशन, मतलब एक दल बनाया गया था, एक गठन संस्था बनाई गई थी, उसका नाम क्या था? दमित वर्ग एसोसिएशन। दमित वर्ग एसोसिएशन। ओके, दमित वर्ग एसोसिएशन, जिसे हम लोग सप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कहेंगे। ओके, ये जो था, ध्यान रखिएगा, दमित वर्ग एसोसिएशन यानी सप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलेगी। दमित वर्ग एसोसिएशन, सप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में अंबेडकर ने एक मांग रखी थी। उस मांग का नाम क्या था? पृथक निर्वाचिका या पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्ट्रोल। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसे पहले नोट कर लें जो बोर्ड पे आपको लिखवाया है, फिर आगे हम बढ़ते हैं और आपको पृथक निर्वाचन पद्धति यानी सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बताया जाता है। नोट कर लिया होगा, रफ कर देता हूँ। वीडियो पॉज करके, अगर नहीं नोट करा होगा तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लेना। यहाँ अब बात किसकी करने वाले हैं हम लोग? हम बात करने वाले हैं दमित की। दमित वो लोग होते हैं, ध्यान रखिए, सप्रेस्ड वो लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिनको हजारों सालों से दबाया गया है। क्या करा गया है? हजारों सालों से दबाया गया। मतलब जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, जहां पर रहते हैं, उन्हें उसी सोसाइटी की जो फैसिलिटीज है उनका लाभ उठाने का उन्हें मौका नहीं मिला, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। जैसे बाकी सभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उस तरह का जो माहौल था उन्हें देखने को नहीं मिला। सवाल ये उठता है, ध्यान रखिए, इसको समझे कैसे? तो मैं आपको इस टाइम पे जो क्लासिफिकेशन कास्टिज्म के आधार पर, रिजर्वेशन के बिहाफ पर अगर मैं समझाऊं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं कहूँ,
ध्यान रखिएगा, ये है सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज है और यहाँ रहता कौन है, जनरल रहता है, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी तरफ ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी इस सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो आपको ओबीसी मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, ओबीसी मिलेंगे, क्लियर है। अब ओबीसी क्या है, ध्यान रखें, उस फैसिलिटीज के बिल्कुल पास रहते हैं तो उन्हें मिलता है और नहीं भी मिलता, मतलब 50-50 का रेशियो है, ठीक है। अब थोड़ी सी दूरी और इस सोसाइटी से बनाया जाए तो ये होते हैं एससी, क्या होते हैं, एससी। अब ये जो होते हैं, ध्यान रखें, एक तरह से फैसिलिटीज से काफी दूर है, यानी मिलता तो है लेकिन बहुत कम मिलता है। दूसरी तरफ अगर बात करें, ध्यान रखें, एसटी होते हैं, ध्यान रखें, ये तो फैसिलिटी से यानी ना के बराबर, इन्हें समाज से बिल्कुल दूर रखा जाता है। यहाँ पर दमित जो है, ध्यान रखिए, वो किसको कोरिलेट कर रहा, एससी को रिलेट कर रहा, क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या है, दमित यानी वो लोग होते हैं जिन्हें हजारों सालों से दबाया गया है, उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, वो चीज नहीं मिलते, उन्हें दमित कहा जाता है, यानी दबाया गया है। अब अम्बेडकर ने इसका बीड़ा उठाया कि इन लोगों को ऊंचा स्थान दिलाया जाए। अब इन लोगों में से कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें अस्पर्शीय यानी अनटचेबल माना जाता था, क्या माना जाता था, अस्पर्शीय। इसका मतलब क्या होता है कि ये छूने लायक नहीं थे, इन्हें एक तरह से इंसान नहीं माना जाता था, क्लियर है, यानी इनको सोसाइटी में रहने का हक नहीं है। इस चीज का क्लेरिफिकेशन कौन वर्ड दे रहा, अस्पर्शीय यानी अनटचेबल दे रहा है, यानी इनको टच नहीं किया जा सकता, अगर आप टच करते हैं तो आप अपवित्र हो जाते हैं, ऐसी मानसिकता अस्पर्शीय वर्ड आपको देता है। अब होता क्या है, गांधी ने इनको सम्मान देने के लिए और इनको सोसाइटी में एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए क्या करा, गांधी ने इन लोगों को हरिजन कहा, क्या कहा, हरिजन। अब आप कहोगे हरिजन का मतलब क्या होता है, ओके, इट्स अ नेम, हिंदी इंग्लिश में सेम है, ठीक। हरिजन, हरिजन का यहाँ मतलब क्या है, ये दो शब्दों से मिला है, हरि और जन। हरि का मतलब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, और जन का मतलब क्या हो गया, लोग होता है, वैसे यहाँ पर है बच्चा, बच्चे, यानी भगवान कृष्ण के बच्चे। मतलब यह ध्यान रखेगा कि इनको अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हैं तो आप किसकी बेइज्जती कर रहे हैं, आप भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान के बच्चे हैं। ऐसा गांधी ने एक कंसेप्ट जो है, थ्योरी अप्लाई की सोसाइटी के अंदर, इन लोगों को एक अलग पहचान देने की कोशिश की, इन लोगों को मतलब जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, कोशिश की गई। काफी हद तक इनमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, काफी हद तक इस बात का इम्पैक्ट दिखा, लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट चाहिए था वो चीज नहीं दिख रही थी उसके अंदर। तो अब होता क्या है कि अंबेडकर जो थे, ध्यान रखिए, इस चीज से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि अगर इनका विकास हो सकता है, ये सोशियो और इकोनॉमिक लेवल पर, यानी सामाजिक और आर्थिक तौर पर अगर विकास कर सकते हैं तो वो तभी कर सकते हैं जब ये अपने ही समाज में रहे और इनके सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है वो ये खुद डिसाइड करें। मतलब क्या है कि यहाँ पर रहने वाला भी दमित होगा, यहाँ पर शासन चलाने वाला भी कौन होगा, एक दमित होगा। तो क्या ऐसी स्थिति में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, एक तरह से वो अलग क्षेत्र की मांग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अलग क्षेत्र की मांग, क्लियर है। अब अलग क्षेत्र का मतलब आप समझते हो, एक तरह का भारत का बंटवारा, यानी वो अब जमीन तो ऐसी नहीं है, ध्यान रखिए, जिसे हाथ में उठाया, या फिर कह सकते हो कि आपने आ, फावड़ा लिया और उसे निकाल कर अलग कर दिया और कहा कि भाई आप यहाँ पे रहो, क्लियर है, ऐसा नहीं कर सकते, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि अलग क्षेत्र की मांग की एक जो राग है वो भीमराव अम्बेडकर अलापने लगे थे। इसी बीच कह सकते हो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कौन सा, सेकंड राउंड टेबल आपका मीटिंग हुआ था, सेशन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल मीटिंग, ओके।
अब इस मीटिंग के अंदर हुआ क्या, ये मीटिंग बेसिकली पर्पस जो था वो अंग्रेजों ने इसलिए रखा था ताकि भारत की जो डिमांड है, भारत के लोगों की जो डिमांड है, उस डिमांड को पूरा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच देखने को मिला, आपके बी आर अम्बेडकर और वर्सेस देखने को मिला महात्मा गांधी, एमजी। ओके, एमजी और बीआर के बीच में आपको एक डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिला। इस बात को लेकर बीआर ने जो मांग रखी थी उसे अंग्रेजों ने मान लिया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि उस टाइम पर भारत के मालिक कौन है, अंग्रेज हैं। तो उन्होंने इस बात को मान लिया। अब गांधी को ये अच्छा नहीं लगा और उन्हें लगा कि इस मानसिकता की वजह से भारत के और ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे। हम चाहते हैं आजादी, सभी लोगों को एक करना चाहते हैं, लेकिन बी आर अम्बेडकर क्या चाहते हैं, सब लोगों को अलग करना चाहते हैं। अलग करने का मतलब क्या हो गया? क्या आपको लगता है कि एक गरीब इंसान, ये जो थ्योरी है ध्यान रखिए, क्यों महात्मा गांधी को घातक लग रहा था, आत्मघाती जिसे हम लोग कहते हैं, सेल्फ सुसाइड मर्डर जिसे हम लोग कहते हैं ना, खुद आत्महत्या कर लेना। अब ऐसा क्यों लग रहा था? ये जो पृथक निर्वाचिका आपका मांग था, इस मांग को वो सेल्फ सुसाइड मर्डर क्यों कह रहे थे? ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, अपाहिज है, ध्यान रखिएगा, वो ये कहते कि मैं अकेला चल सकता हूँ, मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ, क्या यकीन कर सकते हो कि वो ऐसा कर सकता है? या फिर फॉर एग्जाम्पल तौर पे आपके पास मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा गरीब हो और आपके पास 10 रुपए है, क्या 10 रुपए में पार्टी कर सकते हो? क्लियर है? अगर ऐसे ही 10-20 आपके लोग मिल जाते जिनके पास 10-10 रुपए हैं, तो क्या उनकी डेवलपमेंट हो पाएगी? क्या उनको कोई आकर दूसरा दबा नहीं पाएगा? तो अब ये बहुत सारे सवाल थे महात्मा गांधी के दिमाग में, जो कि बी आर अम्बेडकर को वो समझाना चाहते हैं कि जो आप डिमांड कर रहे हो वो डिमांड गलत है और इस वजह से ऐसा ना करो। जब बी आर अम्बेडकर ने गांधी की बात नहीं मानी तो उन्होंने क्या करा, जो आपको मालूम ऑब्वियसली सी बात है कि वो हमेशा क्या करते हैं, मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ओके, तो उन्होंने क्या करा, आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। आमरण अनशन का मतलब क्या हो जाता है, जब तक उनकी बात को माना नहीं जाएगा, जब तक उनकी बात को माना नहीं जाएगा, वो खाना नहीं खाएंगे, ना पानी पिएंगे। क्लियर है? इस तरीके से क्या होता है, कई दिन बीतने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी जो सिचुएशन होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। अब जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो देखने के लिए उनको आते हैं और जब उनके हालात को देखते हैं तो काफी ज्यादा उन्हें टेंशन होती है और बी आर अम्बेडकर के पास जाकर उन्हें समझाते हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस बीच में ध्यान रखिएगा, जो कह सकते हो समझाने का जो बीड़ा उठाया, वो उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने उठाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, गांधी से मिलते हैं, गांधी को कहते हैं आप ये जो कर रहे हो इसे छोड़ दो क्योंकि इसकी वजह से आपके हालात काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। लेकिन गांधी भैया जिद्दी ठहरे। ठीक है, आपको मैंने बताया था। और वो आमरण अनशन तब तक त्यागेंगे नहीं जब तक कि बी आर अम्बेडकर उनकी बात को नहीं मान लेते या खुद आकर ये नहीं कह देते कि चलिए आप जीत गए, मैं हार गया। अब होता क्या है, सरदार वल्लभ पटेल जाते हैं और उनको एक लोकल से लैंग्वेज में समझाते हैं। क्लियर है? वो सारी बातें समझाते हैं उसको। कहते क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं वो कि भाई देख, सेम चीज है, तेरी फैन फॉलोइंग और उनकी फैन फॉलोइंग दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर है? उनके हालात को देख कर आया हूँ, ज्यादा से ज्यादा वो 1 से 2 दिन जीने वाले हैं, इसके बाद क्या हो जाएंगे, भगवान को हो सकते हैं प्यारे हो जाएं। अब ऐसी सिचुएशन में मान लो कि वो प्यारे हो जाते हैं, तो इसका गुस्सा, इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी, किसके ऊपर ब्लेम जाएगा? बी आर अम्बेडकर सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं भाई अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, पता नहीं क्या करें। अब सरदार वल्लभ पटेल संकेत में समझा देते हैं, भाई अगर आपने बात नहीं मानी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो इस तरीके से क्या होता है, बी आर अम्बेडकर आप चीजें समझ चुके थे, ध्यान रखिएगा कि उनके हाथ से जो चीजें हैं वो निकलती हुई जा रही है। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक टाइम चाहिए सोचने का। देन उसके बाद उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि क्या वाकई में जो मैं डिमांड रख रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, क्या वो सही है। जब उन्होंने सोचना स्टार्ट किया, ध्यान रखिएगा, तो उन्हें भी रियलाइज हुआ, उन्हें भी, ये रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, उन्हें भी रियलाइज हुआ, ध्यान रखिएगा, कि वो जो डिमांड रख रहे हैं वो गलत है। क्या करते हैं, महात्मा गांधी के पास जाते हैं
और उनसे बातचीत वगैरह करते हैं और अपने कार्य के लिए माफ़ी मांगते हैं, अपना वर्क जो उन्होंने किया था। और माफ़ी मांगने के बाद क्या होता है, उन्हें पानी पिलाते हैं और फिर कह सकते हो कि ये चीज़ें होती हैं। अब जब गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ, उसे भारतीय इतिहास के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर याद रखेगा, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट के नाम से। ओके, इसे नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ, सॉरी, अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता। ओके, गांधी एंड अंबेडकर के बीच क्या हुआ था? एक ट्रीटी हुई थी। ठीक है, उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से, मतलब पूना समझौता के नाम से जानते हैं। ये पूना समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ हुआ था? पूना के अंदर हुआ था। क्लियर है? इसमें क्या कहा गया था? इसमें कह सकते हो बेसिकली कुछ नॉर्मल बातें कही गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात क्या कही थी, ध्यान रखिएगा, कि जो आप डिमांड रख रहे हो उसे वापस लो, वापस लेने के लिए कहा गया था। और इसके साथ साथ कहा गया था कि आगे वो ऐसा नहीं करेंगे। ओके, आगे ऐसा वो नहीं करेंगे, मतलब इन्हें कह सकते हो बैक होने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, वो चीज किसने कहा था? इस समझौते के अंदर था। वो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ जो बेसिकली आपकी जानने वाली है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन 1 से 2 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पूना पैक्ट क्या है, व्हाट इज द पूना पैक्ट, ये किसके बीच में हुआ था। तो आप कहोगे जी हमें तो मालूम नहीं, हमें तो किसी ने कुछ बताया नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की मेंटेलिटी रखना ही नहीं है आपको। आपको ऐसा भी नहीं कहना कि भैया टीचर ने पढ़ाया नहीं था। ओके, सारी चीजें आपकी किताब के अंदर दे रखी है। जब आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी, आज क्लास खत्म होगी, तो साथ साथ में चीजें मोटे तौर पे रीड आउट करके आपको समझा देंगे कि इस सेक्शन के अंदर ये चीजें हैं, ताकि आप अच्छे ढंग से किताब को रीड आउट करने के साथ साथ जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा उसको भी अच्छे ढंग से कर सकें। और आने वाली क्लास में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ताकि आपके पास एज अ पीडीएफ के तौर पे एक नोट्स रहे और आप उससे अपनी पढ़ाई जो है, आपने जो अपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं और जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, तो उन दोनों की वजह से आपके बेहतर नंबर आ सके। याद रखिएगा, थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको अंडरस्टैंडिंग यानी समझने से ही समझ में आएगा। ऐसा सोचते हैं कि फ्री में नंबर मिल जाएगा, किसी के चांस होते हैं। ध्यान रखिए, पेपर चेकिंग होती है, एवरेज स्कीम होती है, उसके हिसाब से क्या होता है, आप तो यहाँ बच जाते हो, लेकिन आने वाले टाइम में ध्यान रखिएगा, आप सोचते हो कि जो एसएसटी है, ध्यान रखिए उसमें 90-80 लेकर आ गए, वो आपको जो नंबर मिले वो आपको मेहनत से अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते ध्यान रखिए फिर भी कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि दे देते हैं, और कुछ स्कूलों में 60 घंटे चल जाती है। तो इस तरह की चीज बच्चे मेंटेन रखते हैं। एसएसटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन याद रखिए एसएसटी सिर्फ 10th के लिए नहीं पढ़ना है, एसएसटी 11th-12th के लिए पढ़ना है। आपकी जो यूपीएससी है, ध्यान रखिए एसएससी है, इनके लिए भी पढ़ना है। यानी फ्यूचर में आपने सोच रखा है कि मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनना है, ध्यान रखिएगा, तो समझ लीजिए कि 10th का जो ये एसएसटी का पार्ट है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कि 5 मिनट में आपको 25 नंबर दे जाएगा। ओके, कई जो आपके पेपर होते हैं उनमें एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो 50 नंबर दे जाएगा। और सोचिए, मैथ जो है, इंग्लिश है, उसको करने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा कम टाइम आपको कहाँ लगता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ लगता है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड आउट करना है, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें एक आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है तुरंत। क्लियर है? वो तभी आप कर सकते हैं जब आपका बेसिक क्लियर हो।
और बेसिक तभी क्लियर होगा जब आप 10th को सीरियसली लें और एसएसटी को शुरुआत से ही पढ़ते रहें। अगर किसी गाइडेंस की पर्सनली ज़रूरत है तो आपके पास कांटेक्ट नंबर है, आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करके आपको जो एडवाइस या गाइडेंस जिस तरह की भी चाहिए, या इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, रीड आउट कैसे करना चाहिए, याद लर्न कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, टॉपिक क्या है आपका, ध्यान रखिएगा। गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसमें बेसिकली क्या था कि जो मूवमेंट था, यानी जो मांग थी, उसको वापस लेने के लिए कहा गया था और आगे ऐसा ना हो, क्योंकि ये चीज क्या होती है, ध्यान रखिएगा, आत्मघाती होती है। आत्मघाती का मतलब क्या हो गया, खुद को मारना एक तरह से, ठीक है, सेल्फ सुसाइड जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, तो ये चीज होती है। मुझे मालूम है सुसाइड की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है मैंने, फिर भी आपके लिए आप इसे सही कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आत्मघाती जो आपका है, ध्यान रखिएगा, तो इस तरीके से ये चीज हुई। लेकिन इस बीच में जो ये बीज आपके अंबेडकर ने बोई थी, ध्यान रखे, इसका फायदा उठाने की कोशिश की गई। किसके द्वारा, जो इस एक नई पार्टी डेवलप हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1905 में, 1905 में, याद रखिएगा, भारत की दूसरी और सबसे पुरानी पार्टी जो आज के टाइम पर नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन होता है 1947 में, तो आप देखते हैं, अब आप कहोगे 1947 में तो आज़ादी मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि 1947 में आपको आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ादी के साथ साथ आपका विभाजन भी हुआ था, आपका पार्टीशन भी हुआ था, आपको दो हिस्सों में बांटा गया था। आपको मतलब भारत को, क्लियर है, आपको नहीं, आप गलत समझ रहे हो कहीं, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पार्टीशन था उसमें मुस्लिम लीग क्या होता है, पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। इस तरह से भारत में एक प्राचीन पार्टी रह जाती है जो कुछ समय के बाद डिसॉल्व हो जाती है और एक नई पार्टी के तौर पे बनकर उभरती है, जिसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से आप जानते हैं। बेसिकली इसका ओरिजिन जो है वो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था, मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि एक कंधे पर बंदूक रखकर हम चलाएं तो सामने वाले को ये ना मालूम चले कि भैया गोली कौन चला रहा है और कौन नहीं चला रहा। तो इस तरह की मेंटेलिटी जो थी वो आपको देखने को इस पार्टी के थ्रू देखने को मिलेगी। और वो चीज आपको यहाँ पर तो दो चीजें नोट करनी है। 1885 में, क्लियर है, सबसे पहली पार्टी बनी थी जिसका नाम क्या था, कांग्रेस। ओके, एओ ह्यूम के द्वारा इसे बनाया गया था, एओ ह्यूम। ओके, इसे नोट कर लेना। और 1905-06 कहते हैं, तो 1905 में मुस्लिम लीग का निर्माण किया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग। तो ये दो ऑपरेशन के बाद क्या होता है, ये भारत की पार्टी नहीं होती, क्लियर है। तो नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, चलिए। तो जैसा कि मैंने कहा, मुस्लिम लीग भी इसी रास्ते पे चली और उन्होंने अलग मांग करने की बात करनी स्टार्ट कर दी। अब उनका एक ही रट्टाफिकेशन था, उन्हें भी एक अलग क्षेत्र चाहिए। और उनमें एक बड़े लीडर थे जिनका नाम क्या था, अली जिन्ना। क्या नाम था, अली जिन्ना। जिन्ना वो जिन्नी जो आपकी मुराद पूरी करे। अली जिन्ना जो थे, ध्यान रखिएगा, इन्होंने दीवरा सिद्धांत की सिद्धांत दिया। दीवरा सिद्धांत अब है क्या, टू नेशन पॉलिसी, टू नेशन पॉलिसी। ओके, अब टू नेशन पॉलिसी मतलब द्विराज सिद्धांत का मतलब क्या है, द्विराज सिद्धांत का मतलब है दो अलग अलग देशों का होना है, यानी एक देश के दो अलग अलग, यानी धर्म के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, किसके नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, ठीक है,
दो अलग अलग देश बना देना, दो अलग अलग देश बना देना क्या कहलाता है? द्विराज सिद्धांत, मतलब टू नेशन पॉलिसी कहलाता है। ओके, ऑन द रिलीजन या बेसिस ऑन द रिलीजन when country is divided into two part, that is called two nation policy। ओके, लिख लोगे? मैं दोबारा कह देता हूँ। न्यूराज सिद्धांत का मतलब क्या होता है? अली जेना ने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी का बेसिक मतलब क्या था कि दो अलग देशों का निर्माण करना, मतलब एक ही देश को दो हिस्सों में बांट देना। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर अलग अलग देश का निर्माण करना। इंग्लिश में वही चीज है आपकी टू नेशन पॉलिसी बेसिस ऑन द रिलीजन व्हेन कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज कॉल्ड टू नेशन पॉलिसी। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेसिस ऑन द रिलीजन, धर्म के आधार पर, व्हेन कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जब देश को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? टू नेशन पॉलिसी कहते हैं। इस वजह से आप देखते हैं कि जो ये मूवमेंट था ये स्लो होने लगा। एक तरह से ये पॉइजन है सेपरेट इलेक्टोरल और इसके अलावा टू नेशन पॉलिसी, जिसकी वजह से ये हमें खामियाजा देखने को मिला। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि इस बीच में ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो आपके हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो इंसिडेंट चल रहे थे या घटनाएं घट रही थी वो सिर्फ देश को तोड़ने के लिए हो रही थी। दूसरे साइड में अगर देखा जाए, ध्यान रखेगा, तो कई ऐसे आपके रिवोल्यूशनरी थे, आपके क्रांतिकारी थे जो क्या कर रहे थे? देश को एक करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये अलग अलग तरीके हैं। जैसे इस टाइम पर क्या था, लोगों को एक करने के लिए कह सकते हो एक बैनर का सहारा लिया जाता, सॉन्ग का सहारा लिया जाता, टेक्स्ट बुक के थ्रू उन्हें पेट्रियटिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, देशभक्ति, नेशनलिज्म है, उनको जगाने की कोशिश की जा रही थी। नेशनलिज्म, अब यहाँ पर एक बड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि इसके इसके अब इसके लिए फैमिलियर नहीं होंगे, इससे परिचित नहीं होंगे। नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद, उसका मतलब तो आप अच्छी तरह से आप समझते ही हो, तो आपको समझाने की तो जरूरत है नहीं। तो इसे नोट करें, फिर आगे हम क्लास के अंदर बात करते हैं कि अब वो कौन कौन से इंसिडेंट थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद को लेकर आया जा रहा था। क्लियर है? रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना अगर आपने नोट नहीं किया है तो। साथ साथ में कोई बच्चा नोट ना करे, सबसे पहले आपको समझना है, इसके बाद नोट करने का आपका पूरा टाइम दिया जा रहा है। ओके, तो चलिए, तो अब आगे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की। किसकी बात कर रहे हैं? नेशनलिज्म की। अब ये क्या होता है भैया, ये पूछना मत आप। क्यों नहीं पूछोगे आप? राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश से लगाव। ओके, किससे लगाव? अपने देश से लगाव को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं। और इसको अलग अलग तरीकों से करा जा रहा था। इस टाइम पीरियड में देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो आपके सिंबल बनाए जा रहे थे। सिंबल एक तरह का क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। जो माइंड सेट होता है उस चीज को सिंबल दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, इस तरह का सिंबल बनाता है, या कोई ऐसे ऐसे करता है और कोई ऐसे करता है। मतलब मान लीजिए मैंने ही एक राम लिखा नाम, ठीक है, और उसको ऐसे क्रॉस कर दिया। कई बच्चे क्या करते हैं? काटते हैं, ऐसे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? ऐसे 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 करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा,
जब तक पूरी तरीके से ये ना हो जाए। अब उनकी मेल्टिटी को दिखाता है कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं। आप बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो ये बच्चा है जो ऐसा कर रहा है वो सिंप्लिसिटी को दिखा रहा, जो ये बच्चा है ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा सब्रेज्ड है, ठीक है, जल्दबाजी में है, ठीक है, ध्यान रखिए। एक बच्चा है ध्यान रखिए उसके पास टाइम भी है लेकिन कुछ आता नहीं है, ठीक है। टीचर आपको मालूम है कि जब ये कटिंग आप करते हो ऐसे तो जल्दी पकड़ लेता है कि बच्चे को आता है कि नहीं आता। क्लियर है। यहाँ पर यही चीज हम लोग नोट करते हैं कि बच्चे ने जब लिखना स्टार्ट करा तो उस बीच में एक कटिंग अगर होती है वो कटिंग किस तरह से होती है वर्ड की। क्लियर है। तो ये जो चीज है अच्छी तरह आपको समझ में आई। जैसे आप देखते हो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा चमकीले कलर के कपड़े पहनते हैं तो वो क्या मतलब शो कर रहा है आपको अच्छी तरह से मालूम है। सेम ऐसे ही जब अपने देश से हम लगाव रखते हैं टू लव, ओके, पेरेंट्स, तो हम उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अब इसके लिए होता क्या ध्यान रखिएगा, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, नाम सुना होगा आपने, ओके। ऐसा कोई बच्चा है जिसने नाम नहीं सुना? ऐसा कोई तो होगा नहीं। आप 10th में आ गए हो तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, तो आप कहोगे जी राष्ट्रगान लिखा है। नाम तो हिंदी इंग्लिश में सेम है, आप लिख सकते हो रविंद्र नाथ टैगोर, ओके। और इन्होंने क्या लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है, यानी नेशनल एंथम लिखा है। ये जो नेशनल एंथम है ये बेसिकली किस लैंग्वेज में था, बंगाली में, जिसे ओरिजिनेट कंपाइल करके थोड़ा ट्रांसलेट करके कस्टमाइज करके क्या करा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया इंडिया जो असेंबली है उन्होंने अडॉप्ट किया है, ओके। और ये किसको दिखाता है, पेट्रियटिज्म को दिखाता है। क्लियर है। अब इसकी वजह से यानी कई ऐसे राइटर थे जिन्होंने क्या करा कि बुक्स लिखकर, सॉन्ग वगैरह लिखकर, ध्यान रखिएगा अब सॉन्ग की बात हो रही है ध्यान रखिएगा, तो एक गाना काफी ज्यादा पॉपुलर रहा और वो किसका रहा, बंकिम चंद्र चटर्जी का। किसका रहा, बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके। इतना बड़ा नाम याद हो जाएगा? जी हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन ना ले। इजी नाम है, दो तीन बार रिपीट करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे बंकिम चंद्र चटर्जी, कई जगह डबल ई आता है, ठीक है, चटर्जी। इन्होंने क्या करा, नेशनल सॉन्ग लिखा है, ठीक है। अब वो कहा जाए राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन अधिनायक जय हिंद, ठीक है। अब नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय गीत, इसको लिखा है राष्ट्रीय गीत। क्लियर है। तो इस तरीके से ध्यान रखें कि अर्थ लोगों के बीच में जो पेट्रिज्म है, अपने देश से प्रेम की भावना है, उनको दिखाने की कोशिश की गई थी। तो मोटे तौर पे ध्यान रखें जो आपकी क्लास थी, तो जो ये क्लास है आपकी, ध्यान रखिए यहीं पर आपकी ख़त्म होती है बेसिकली। इस क्लास के अंदर जो लास्ट आपका सबटाइटल है ध्यान रखिए वो क्या है, भारत में जो राष्ट्रवाद है, अपनेपन की भावना है, वो कैसे जागती है। तो इसको अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, एकजुट करने की कोशिश करते हैं। इस बीच में आप देखते हैं बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, एफर्ट किया, नारे लगाए, स्लोगन दिए, नेशनल एंथम वगैरह इस तरह की चीज़ें करी, तब जाकर आपके अंदर जो चिंगारी दबी हुई थी वो चिंगारी बाहर निकली और आप सभी ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आपको आखिरकार आज़ादी मिली। और आप देख रहे हो आपकी जो 15 अगस्त है वो जल्द ही आने वाला है। तो कब आने वाला है, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। किसकी वजह से, इस नेशनलिज्म की वजह से। और इसमें बड़ा हाथ किसका रहा था, एक तरह से लाइमलाइट में रहने वाले गांधी का। तो नेशनलिज्म को किससे जोड़कर देखा जाता है, तो व्हाट इज द नेशनलिज्म सिंबल, किसे नेशनलिज्म सिंबल कहा जाता है, एम को महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये चीज़ें आपको अब समझाई गई है अच्छी तरह से समझ में आई। इसे नोट करें, फिर एक थोड़ा सा रीड आउट हम किताब को देख लेते हैं, थोड़ा लुक आउट कर लेते हैं, ताकि आपको किताब के अंदर क्या क्या पढ़ना है और किस सेक्शन के अंदर क्या क्या है वो भी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक आप साथ साथ में रख लेंगे। हिस्ट्री की निकाल लें, पहले पेज नंबर आपको बता दूंगा, पहले इसे नोट करें।
नोट कर लिया होगा और बुक भी निकाल ली होगी। तो बुक का जो पेज नंबर है आपका, ओके, पेज नंबर आपका जो है, पेज नंबर आप 27 निकालिए। 27 से आपका स्टार्ट है, ओके। किससे स्टार्ट है? 27 से। कुछ बच्चों की कंप्लेंट आ रही है पेरेंट्स के थ्रू कि वो क्लास को पूरा अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिए कि क्लास को पूरा अटेंड करना है, तभी आप चैप्टर को समझ पाएंगे। अभी से आप अगर आप 30 मार्क हाँ बनने लगे तो जल्दी ही हवा में उड़ना स्टार्ट कर देंगे आप लोग। तो इसलिए पेरेंट्स की बात माने और क्लास जो है उसको पूरा अटेंड करें, पूरा आप समझा करें, नोट किया करें, और जो नोट कर लेते हैं उसे आप सेंड कर दिया करें ताकि हमें भी मालूम चले कि आप पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आप जरा 20 पेज नंबर 7 पे नेशनलिज्म इन इंडिया है, जहाँ यहाँ कहा जा रहा है कि इन इंडिया एज इन मैनी अदर कॉलोनी, यानी कहा जाता है भारत और भारत के अलावा भी कई ऐसे आपके देश थे जो मॉडर्न नेशनलिज्म। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। क्लियर है? ओके। तो नेशनलिज्म इन इंडिया की बात कर रहे थे, जहां मैंने आपको समझाया कि लोगों को जो अपने देश से प्रेम करना है उसके लिए न्यू सिंबल, आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग, आइडियाज जो है इनके द्वारा लोगों को जगाया जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि भारत के अंदर कुछ अगर अवेयरनेस लेकर आनी है तो एक मोटो या फिर एक उन्हें टास्क दिया जाता है, तभी जाकर वो कुछ कर पाते हैं। जैसा कि हाल ही में कुछ आपने इंसिडेंट देखे होंगे, घटनाएं देखी होंगी जो प्रेजेंट टाइम पर हुई है। तो उसमें आपने देखा है कि लोगों को जब ये कहा जाता है कि अपने आसपास सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए, क्लीननेस रखिए, तो वो बात नहीं मानते, ध्यान रखिए। लेकिन अब उनसे कहा जाता है कि ये एक मूवमेंट बन चुका है, इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, तो लोग इसको इंटरेस्टिंग वे में लेते हैं। यानी उनको जो ये काम है जो बोला जाता है वो भी उन्हें एक मूवमेंट की तरह चाहिए। इस तरीके से आप देखते हो कि जो नेशनलिज्म आया है भारत के अंदर, तो एक कुछ मूवमेंट है उनके थ्रू आया है, क्योंकि लोग जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचानक से या फिर कहने से नहीं समझते, उन्हें बाय फोर्स या फोर्सफुली उन्हें चीजें समझानी पड़ती है, तब जाकर वो समझते हैं चीजों को। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग आपकी फर्स्ट जो टाइटल है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहां आपको क्लियरली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी आपको अच्छी तरह से मालूम है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था आपका, यानी प्रथम विश्व युद्ध जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी स्टार्टिंग 1914 में हुई थी और खत्म कब हुआ था, ध्यान रखें, 1918 में। यहाँ पर क्या था कि इंडिया भी कह सकते हो अंग्रेजी की तरफ से यानी ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, यानी जो हमारी आर्मी थी या हमारे जो लोग थे, ध्यान रखिएगा, वो एज अ ब्रिटेन आर्मी के तौर पे, ध्यान रखें, उन्होंने पार्ट लिया था। ओके, ब्रिटेन सैनिक के तौर पे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है, 1914 से 1918 में। बट होता क्या है, 1919 में यानी 1919 में माहौल जो है वो बदलता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आप देखते हैं बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ा, क्योंकि इस वॉर का जो प्रेशर था वो सबसे ज्यादा किस पे डाला गया, भारत के ऊपर डाला गया। उनके रिसोर्सेज, यहाँ के लोग जो है उनको इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा यहाँ पर आपकी एक किताब के अंदर फोर्स रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, यानी जबरदस्ती भर्ती करना, मतलब सैनिक भर्ती जिसे हम लोग कहते हैं, ये तब होता है जब विदाउट एनी परमिशन, यानी बिना बिना किसी परमिशन के आप लोगों को एक तरह से जॉब दे दिया जाए और जबरदस्ती कहा जाए कि करना ही है, आप नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। क्लियर है? इसके अलावा देखते हो कि कुछ भारत के इलाके थे जहां पर सूखा और अकाल जैसी स्थिति, ड्रफ जो सेशन होता है, वो आपको देखने को मिला। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से फसलें आपको बर्बाद होती ही दिखी। इसके अलावा लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, जैसा कि अंग्रेजों ने गांधी से प्रॉमिस किया था, पर ऐसा क्या हुआ कि नहीं हुआ। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, अब 1.1 है, यानी सब टाइटल है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये जो आइडिया है, ध्यान रखें, 1957 15 में, सॉरी, 1915 में पहले ही आ चुका था। साउथ अफ्रीका में मैंने आपको कहानी बताई थी कि इसका इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर उसके बाद 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919
1919 में इसका इस्तेमाल किया गया। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि इसका इस्तेमाल इंडिया में, ध्यान रखिएगा, 1916 से 1947 तक किया गया। कब तक किया गया? 1916 से लेकर 1947 तक किसका इस्तेमाल किया गया था? सत्याग्रह का इस्तेमाल किया गया था। ओके, किसका इस्तेमाल? सत्याग्रह का। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इसके बाद क्या होता है, आपने देखा था महात्मा गांधी एक ब्रांड के तौर पे जाने गए, उन्होंने अलग अलग मूवमेंट किए। इसी के साथ जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म पैट्रियटिज्म की भावना जगने लगी थी, तो अंग्रेजों को एहसास होने लगा था कि कहीं वो घटना 1857 वाली रिपीट ना हो। इसलिए उन्होंने क्या करा कि इस बीच में रॉलेट एक्ट लगाया। रॉलेट एक्ट क्या है? 1919 में ये लगाया गया था, और अच्छी तरह से आपको मालूम है कि रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया था और इसका क्या मतलब है। कब लगाया था? 1919 में रॉलेट एक्ट को लगाया गया था। इसी के साथ क्या लगाया गया था? ध्यान रखिएगा, मार्शल लॉ। कुछ समय के बाद लगाया था, ऐसा साथ साथ नहीं लगाया गया था, जिसकी वजह से आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था। और इस वजह से काफी ज्यादा लोग नाराज हुए थे। भारत के जो बड़े बड़े नेता थे, पॉपुलर नेता, उनको जेल में कैद कर लिया गया था। और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट, एक तरह से असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए गए, जहां पर आपने असहयोग आंदोलन के बारे में देखा कि इनमें किस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और किस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया और किस वजह से ये असफल हुआ। मैंने जहां आपको बताया था चौरा चौरी कांड की वजह से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। अब गांधी इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे या सोच रहे थे कि कोई ऐसा एक मोमेंट हो जिस मूवमेंट की वजह से लोगों को एकजुट किया जाए। और उन्हें क्या मिला? सॉल्ट से मिला, जिसे सॉल्ट सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च या फिर कह सकते हो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसमें हर तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब की भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी या मजबूरी कह सकते हो, या उनके साथ भी गलत चीजें हुई है जिसका उन्हें एक तरह से बदला लेना था। तो ये चीजें देखने को मिली आपको। इसके साथ साथ अगर देखा जाए स्वराज की यहाँ प्लेटेशन आपको देखने मिली, स्वराज जहाँ आपको चीजें समझाई गई थी। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपको बताया गया। सॉल्ट मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके बारे में बताया गया आपको, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दांडी मार्च के बारे में, नमक यात्रा के बारे में भी आपको बताया गया है। इसके बाद लोग थे इस आंदोलन को कैसे ले रहे थे? कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम को कैसे वो ले रहे थे? क्लियर है? लेने का मतलब क्या है? समझ कैसे रहे थे, पार्टिसिपेट कैसे किया उन्होंने, आखिर इस आंदोलन को इतना बड़ा एडवांटेज कैसे मिला। क्योंकि इससे पहले जो मूवमेंट हुआ था उस उसका एक अपडेटेड वर्जन कह सकते हो, जिसमें क्या था, कानून तोड़ना भी है और मना हेल्प भी नहीं करनी, जिसकी वजह से अंग्रेज जल्दी ही छोड़कर हमें चले जाएंगे। ये मेन मोटो था। और इस बीच में खिलाफ मूवमेंट वगैरह आपने देखा। अब इसकी लिमिटेशन वगैरह में आपको मैंने पढ़ा है, पूना पैक्ट वगैरह, अम्बेडकर की आज की जो क्लास रही। तो इस तरह से लास्ट जो आपका टॉपिक था वो क्या था? द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी किस तरीके से भारत में अपनेपन की भावना पैदा हुई, वो अच्छी तरह से आपको समझा दिया गया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो अपने डाउट का एक सेशन रखा जाएगा, उस डाउट अपने डाउट को आप सेंड कर देंगे। इसके बाद जितने भी आपके डाउट है उसको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी, और साथ साथ में आप होमवर्क भी कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, रेटिफिकेशन नहीं कर रहे होंगे, और पेरेंट्स की साथ साथ में बात मान रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। ये आपका एक जो चैप्टर था ये आज खत्म होता है, और इस चैप्टर की आज लास्ट क्लास थी। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, एक नए टॉपिक और नए सेशन को लेंगे जहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। बाकी इस चैप्टर का एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। आपको अभी से अवेयरनेस किया जा रहा, मतलब एक तरह से जागरूक किया जा रहा कि टेस्ट होने वाला है। कब होने वाला है? अचानक से आपको बताया जाएगा। एक तरह का ये सरप्राइज टेस्ट होगा, जिसमें अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों के लिए कुछ खास चीज़ें रखी हुई है। अब वो क्या है, आने वाले टाइम में आपको मालूम चलेगा। जब तक पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।